अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। ओके जी, आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है वो देखी है किसी ने? मैम वानिया ने मैसेज किया ना, तो उसके बाद काफी देर बाद दिखी थी, तो अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे जो अपलोडेड है। बिल्कुल। बेसिकली तो हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने गाइडलाइंस, इनफॉर्मल गाइडलाइंस और फॉर्मल गाइडलाइंस देखी थी। फिर हमने 4 स्टेप प्रोसेस देखा था, एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और उसी से हमने रेलेवेंट अपना एक्सरसाइज भी एक देखी थी, एक एग्जांपल देखी थी, और जो आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर भी उसी से रेलेवेंट आपको टास्क दिया गया था। ठीक है, असाइनमेंट हो गई है या उसके लिए भी टाइम चाहिए आप लोगों को? मैम हो तो गई है, लेकिन अपलोड करने का कुछ गर्ल्स को टाइम चाहिए, मतलब लाइक पोर्टल में ना वो ऑप्शन नहीं दे रहा, ओपन नहीं हुआ। मतलब एक्सटेंड वो हो गया है ना, ओवर ड्यू हो गया है। मैम आप उसको ओपन कर दें। हाँ, मैं कर रही हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ टाइम। अच्छा, एक आधी मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की क्योंकि असेसमेंट्स कम हुई हुई हैं, तो कॉम्पेंसेशन के लिए क्या किया जाए? एक आधा क्विज ले लूं या आपको कोई टॉपिक दे दूं प्रेजेंटेशन के लिए? मैम क्विज ले लें, जिस तरह मैम आलिया लेती है हमसे एमसीक्यूज का। आपको पहले कोई क्विज हुआ है? यस मैम, मैम आलिया ने 2 लिए मेरे ख्याल से, 2 या 3 एमसीक्यूज बेस लेती हैं वो। क्विजेस हुए हैं आप लोगों के? ऑनलाइन हुए थे? नहीं मैम, कैसे हुए? फिजिकल हुए थे क्लास में। अच्छा, तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे, मैं फिर देखती हूँ जाके। मुझे तो ये है नहीं, कि क्विज सिर्फ नहीं हुआ मैम। असाइनमेंट। आई थिंक इस सब्जेक्ट का हमारा कोई क्विज था ही नहीं। हाँ, यही मैं यस भी कह रही हूँ कि मेरी जो मैम से बात हुई है उसके मुताबिक तो नहीं था, उन्होंने कोई भी क्विज लिया हुआ। सिर्फ आपका मिड टर्म हुआ है और एक असाइनमेंट थी। हाँ जी, एक असाइनमेंट हुई हुई है। असाइनमेंट 1 भी चेक करके मैंने उसके मार्क्स लगा दिए हैं। असाइनमेंट 2 अभी आपकी आज ड्यू है। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि एक आधा कोई प्रेजेंटेशन हो जाए सॉलिड 10 मार्क्स की, सो दैट कि उसमें कोई आपके जो सेशनल की तरह बैलेंस हो जाए मार्क्स। क्या ख्याल है? मैम प्रेजेंटेशन हमें एसपीएम की भी मिली हुई है। आप क्विज अगर ले लेंगी तो इसका ये होगा कि हम तैयारी कर लेंगे और उसमें हम क्विज दे देंगे, हमें प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करनी पड़ेगी। वो मुझे उठा लिया, वो स्केटिंग करवा रहे थे, वो ये एरर शो कर रहा है। अब इसमें अपनी स्टेटमेंट नहीं डाली, कोई स्टेटमेंट डाली ना, उसको रिलीज नहीं मिले। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि क्विज ले लूं? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर मैम से भी डिस्कस कर लेंगे उनकी क्या है। उन्होंने मुझे तो प्रेजेंटेशन का कहा हुआ था, उनकी जो प्लान है उसके हिसाब से। मैम मेरे ख्याल तो क्विज बेटर है, लेकिन बाकी गर्ल्स पता नहीं क्या कहती हैं, वो अभी तक कुछ बोल नहीं रही। बोल दें तो अच्छी बात है, वोटिंग हो जाएगी कि किसका। मैम क्विज ठीक है। मैम अगर आप, हाँ यस मैम क्विज ठीक है। अगर आपने प्रेजेंटेशन लेनी है तो वो फिर आफ्टर एफवाईपी ले लें। आफ्टर
FYP मैम हमारे 15th वीक में है ना FYP की प्रेजेंटेशन, तो अगर आप 16 वीक में अगर प्रेजेंटेशन लेना चाहती हैं तो फिर बेशक 16 में ले लें या फिर आप क्विज ले लें मैम। हाँ, प्रेजेंटेशन उसके बाद ही होगी इंशाल्लाह। 15 में आप लोग फ्री हो जाएं तो 16th वीक होगा हमारे पास, इवन 17th वीक भी होगा, तो उसमें हम फिर प्रेजेंटेशंस कर लेंगे। अभी आप लोग की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में? 23। 23। अच्छा, सही है। 23 अगर हो तो भी हम 2 पर्सन्स का बनाएं तो ये हमारे पास नहीं मैम 16 है, 16 16 है। यस मैम। अच्छा, ठीक है, चलें। उसका असाइनमेंट का टाइम तो मैंने एक्सटेंड कर दिया है। बेसिकली आज जो लेक्चर था दैट वाज लीगल एस्पेक्ट्स या लॉ किस तरह से हेल्प करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग में, और किस तरह के लॉज जो हैं वो किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं फॉर फाइंडिंग द वे, और या फिर आपने अगर कोई डिसीजन लेना है या आपने जो भी एथिकल डायलेमा कर हुआ है, अगर वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो फिर उसके लिए जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या सजेस्ट करता है, उसके अंदर क्या उसके लिए हमारे पास एविडेंस मौजूद है या हमारे पास क्या लॉज मौजूद हैं जिसके मुताबिक फिर हम उस सिचुएशन का डिसीजन लेंगे। अगर वो जो भी एथिकल प्रॉब्लम है वो लाई करती है सिविल सिचुएशंस में, फैमिली के इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स अमंग पार्टीज हैं, दो बिजनेसेस के दरमियान का कोई इशू है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, उसमें फिर हम सिविल लॉ के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर हेल्प लेते हैं, उसको देखते हैं कि वहां से हमें क्या हेल्प मिलती है फॉर एथिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिविल लॉ है, पब्लिक लॉ है, सब्सटेंशियल प्रोसीजरल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉज है कि अगर मल्टीपल कंट्रीज के दरमियान में इश्यूज हैं, जिस तरह से हमारा और इंडिया का अगर हम देख लें कि हमारे डिस्प्यूट्स हैं किसी जो सर्टेन चीज़ों पे, वो चाहे वो पानी का हो हमारा मसला, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारी बाउंड्रीज का मसला हो, या इसके अलावा पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिशियंस के आपस में चल रहे होते हैं मसाइल वगैरह वो हो, उस तरह की सिचुएशंस में फिर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और फिर उनके जो रूल्स हैं या गवर्निंग बॉडीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि इन दो कंट्रीज के दरमियान के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। प्रोसीजरल लॉ में हमें प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी भी केस को कैरी फॉरवर्ड किस तरह से करना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल क्राइम कमिट किया है और उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी, फिर केस किस तरह से चलेगा, कौन सी कोर्ट में चलेगा, किस कोर्ट का फैसला किस जुरिस्डिक्शन में कौन सी कोर्ट आती है, और उस कोर्ट के डिसीजन को फिर हम चैलेंज कर सकते हैं ऑन द हायर लेवल, उससे हायर जो कोर्ट होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास ज्यादा मेजर हमारे पास सेशन कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, देन देयर कम्स द सुप्रीम कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट के अंदर कोई फैसला हुआ है आपका और आपको लग रहा है कि दैट डिसीजन इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस या मार्क, या आपको लगता है कि जज बिक गया था या कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो उस केस में फिर लोग क्या करते हैं, उस डिसीजन को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट फिर वो टेक ऑन करती है उस केस को, उसके ऊपर दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन ओपन होती है, नई टीम बनती है, वो उसके ऊपर सारा केस परसू करते हैं, देखते हैं, एविडेंसेस लेते हैं दोबारा से सारा, और फिर उसकी हियरिंग होती है और फिर उसका डिसीजन होता है। समहाउ अगर उस डिसीजन के ऊपर भी लोग रिलाई ना करें तो फिर वो केस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसको आदमी माना जाता है, चाहे वो आपके हक में हो चाहे वो आपके अगेंस्ट हो। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास पूरा जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं उनके लिए लॉज में मौजूद हैं।
अगर तो हमें लॉस से आंसर मिल जाता है, और एक उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है पाकिस्तान में? कोई आइडिया है? नो? 1973 लास्ट था, थर्ड वाला। यस, वही फॉलो हो रहा है। ठीक है, उस के अंदर जो भी आपके बेसिकली तो वो फॉलो हो रहा है। उसके अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई नई, ऐसे इसको हमारी जुबान में कहते हैं कि तरमीम आ रही है, उसमें कुछ नया, कोई नया पॉइंट उसके अंदर ऐड करना है, कोई नई शिक ऐड करनी है, तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, वो जो भी एजेंडा पॉइंट होता है वो रखा जाता है। उसके ऊपर सारे आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो अपना स्टांस देते हैं, अपना पॉइंट देते हैं, और फिर अक्सरियत की वोटिंग के हिसाब से वो जो भी पॉइंट होता है वो मंजूर होता है या फिर वो नामंजूर होता है। वहां से वो जो भी पॉइंट निकलता है वो सेनेट में जाता है, सेनेट वाले इसको देखते हैं, और फिर अपर लेवल पे इसका डिसीजन होता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम, या तरमीम को हम बिल को मंजूर करते हैं या नहीं करते, और ये शामिल होगा कि नहीं होगा। सो वट एवर द सिचुएशन इज, आप सबसे पहले लॉ से हेल्प लेते हैं। अगर आप पहले तो फॉर एग्जांपल आपने ये डिसीजन करना है कि वाकई में ये एथिकल डायलेमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके लिए आप अपनी पर्सनल जो जजमेंट है उसको भी देख सकते हैं। आपके पास जो फॉर्मल गाइडलाइंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आपकी स्टेट की तरफ से, और किसी भी तरह से आप उसको देख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है उसको फिर आप देखते हैं कि अब वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। इज इट क्राइम और इज इट जस्ट अ डिस्प्यूट और डिलेमा, और क्या इसकी कैटेगरी क्या बन गया। उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि लॉ में हमारे लिए उसके अगेंस्ट कोई लॉ मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर तो होगा तो फिर हम उससे हेल्प ले लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उसके अंदर हम उसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। और अगर हम स्पेसिफिकली अपनी फील्ड के बारे में बात करें तो हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी आपके रिटर्न हैं। आपको पता होना चाहिए आपके कॉपीराइट्स क्या हैं, किस चीज को लेके, वेबसाइट्स को यूज करने के, आपके कंटेंट के लिहाज से भी, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस, इन सब के लिहाज से आपके जो भी राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं वो मेंशन है। इसके अलावा कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस एग्रीमेंट्स, डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स के या एप्लीकेशंस को यूज करने के वो रिटर्न है। इसके अलावा टॉर्ट्स होती हैं। टॉर्ट्स का क्या था? टॉर्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह की सिचुएशन में अराइज होते हैं, या इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास कुछ इस तरह का हो। यहाँ पे ये था कि कोई एक डिफाइंड लॉ या कोई एक डिफाइंड स्टेटमेंट आपको उस एक्शन के अगेंस्ट ना मिल रही हो। ठीक है, और या आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि जिसमें आपको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, वो वर्ड मुझे भूल रहा है। एक तो कहते हैं ना कि आपने क्राइम किया या आपने कत्ल किया है, आपने इरादे कत्ल के इरादे से किया है, और एक होता है कि कई बार आप सेल्फ डिफेंस में कर जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस को जब देखा जाता है या उसको किया जाता है, हैंडल किया जाता है, तो फिर इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिफरेंटली देखे जाते हैं। कि एक केस में जिसमें कमिट हुआ है क्राइम बड़ी सोच समझ के साजिश के तहत, उसको क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। और जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें बाय मिस्टेक हो गया है और उसका या फिर इरादा नहीं था, गैर इरादी तौर पे उससे ये काम हो गया है,
तो उसके लिए क्या लॉ है और उसके लिए क्या है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या होगा, या फिर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपको पता नहीं था, आपने लॉ ब्रेक कर दिया, कोई रूल तोड़ दिया, आपको पता ही नहीं था कि ये रूल है, वो इसमें आ सकता है। इसके अलावा कोई इस तरह का हो कि जिसमें आपको ये हतक के कहते हैं ना इज्जत का, आपने उसके डेफेमेशन केसेस जो बनते हैं आपके, बड़ा मशहूर डेफेमेशन केस अभी पिछले दिनों एक चल रहा था, आपको लगे कि आपने किसी की इस तरह की आपने पब्लिकली बात कह दी है जो कि अगले के जो लगा उसको कि ये मेरे अगेंस्ट गई है और इसको इसने मुझे नेगेटिव पोर्ट्रे किया है, तो वो पर्सन आपके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन का केस फायर कर सकता है। और फिर आपको उसके अगेंस्ट फिर आपने किस तरह से परसू करना है वो केस, उसके आपके ऊपर एक्शंस क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें फिर आपके पास ज्यादातर जो होता है वो फिर आपको जुर्माना ही अदा करना पड़ता है कि आपने उसको जो लॉस दिया है इन टर्म्स ऑफ हिज रिस्पेक्ट और व्हाटएवर, उसके कॉम्पनसेशन के तौर पे आपको फिर उसमें पे करना पड़ता है फाइन। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप में के जहन में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं किसी स्लाइड को लेके, किसी पॉइंट को लेके। नो, नो क्वेश्चंस। हाँ मैम, अभी तक तो मैम अभी हमने लेक्चर पूरा सुना नहीं है। अच्छा, लेक्चर आप लोगों ने देखा नहीं है पूरा, चलिए ठीक है। नो क्वेश्चंस। अच्छा चलें ठीक है, आप लोग ऐसे करें, आप लोग लेक्चर देख लें और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए, कोई कंफ्यूजन्स हुई, तो वो हम आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू या जिस तरह से भी, नहीं तो नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे ना तो उसमें से पहले हम 10 मिनट्स का एक सेशन रख लेंगे जिसके जो सवाल होंगे हम फिर उसको वहाँ पे आंसर कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम आपने क्विज का पूछा था तो मेजोरिटी यही कह रहे हैं कि क्विज ही लें क्योंकि प्रेजेंटेशन में ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें फिर थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि ठीक है, 4 असेसमेंट्स तो फिर भी आपकी कंप्लीट करनी है हमने, तो 2 असाइनमेंट्स हुई हुई हैं और पीछे 2 रहती है ना, तो एक अगर मैं क्विज लूं तो एक फिर भी रह जाएगी। तो प्रेजेंटेशन को आप इतना सर पे सवार ना करें, उसका कोई आसान सा टॉपिक लेंगे ताकि इस पे जरा ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको। और मैं इस पे सोचती हूँ कि ज्यादा आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आप लोग इसको आसानी से कर लें। अगर तो आप करते हैं क्विज तो फिर शायद क्विज 2 करने पड़ जाए, कुछ इस तरह का सीन हो। चले इसको फिर देख लेते हैं। मैम अगर एक प्रेजेंटेशन हो तो वो कौन से वीक में होगी? अच्छा, प्रेजेंटेशन अगर होगी तो वो आपकी 16th वीक में ही होगी, मैं पहले आपको नहीं बर्डन करूंगी, ओके मैम ठीक है। फाइनल के बाद ही होगी आप लोगों की।
फाइनल जो है डेमोन्स्ट्रेशन, जो आपके प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन है उसके बाद नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है मैम। चल ठीक हो गया जनाब। अगर तो क्विज होना हुआ तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में से पहले क्विज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके जी, मैम। ओके चलिए ठीक है जी।